तो लास्ट क्लास में हम लोग मोलरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन जो है ये टॉपिक्स करके आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कि कैसे आप बता सकते हैं कि आपके सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो है वो कितना और कैसे प्रेजेंट है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, जिसमें सबसे पहला हम लोग करेंगे मास परसेंटेज। मास परसेंटेज या इसे वेट बाय वेट परसेंटेज भी हम लोग बोलते हैं। मास परसेंटेज या फिर वेट बाय वेट परसेंटेज। ये आपको बताता है कि अगर आप 100 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन का लेते हैं तो उसके अंदर सॉल्यूट जो है वो कितना ग्राम प्रेजेंट है। सॉल्यूट का भी ग्राम मतलब मास और सॉल्यूशन का भी ग्राम मतलब सॉल्यूशन का भी मास। तो टोटल सॉल्यूशन के मास के कंपैरिजन में कितना आपका सॉल्यूट या जो कोई कंपोनेंट है उसका मास प्रेजेंट है। द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट of a solute present in of a solute present in solute present in 100 parts by weight, 100 parts by weight of solution. The number of parts by weight of a solute present in 100 parts by weight of solution is called mass percentage. इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ कंपोनेंट मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ भाई, तनिषा को आवाज नहीं आ रही, बाकी लोग एक बार बच्चों कमेंट करके बताओ आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। तनिषा का कहना है आवाज नहीं आ रही। बेटा तनिषा, बाकियों को तो आ रही है, अपना नेटवर्क रिफ्रेश करो। हाँ जी, फॉर्मूला लिख लिया हो तो चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है 20 ग्राम of sugar is dissolved in 80 gram of water. 20 gram of sugar 20 gram of sugar is dissolved in 80 gram of water. Full stop. Determine the mass percentage of sugar. Determine the mass percentage of sugar. करो फटाफट और जवाब दो क्या आ रहा है। ठीक है, ठीक है, जवाब आ गया है 20% बाय मास। क्योंकि आप इसमें ऊपर तो 20 ग्राम रखेंगे, नीचे आप 100 रखेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन का मास कितना हुआ 20 + 80 = 100। ठीक है, दूसरा जो हम लोग कर रहे हैं वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या सिर्फ वॉल्यूम परसेंटेज या V बाय V परसेंटेज। पिछली बार मास था, इस बार वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब अगर आप 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो उसमें कितना मिलीलीटर सॉल्यूट प्रेजेंट है। द नंबर ऑफ ml of solute, the number of ml of solute
present in 100 ml of solution, present in 100 ml of solution is called volume percentage. और फिर फॉर्मूला लिख लो. क्वेश्चन लिखो. 20 ml ethanol is dissolved in 20 ml ethanol is dissolved in 160 ml of water. 160 ml of water. Calculate the volume percentage of ethanol. Calculate the volume percentage of ethanol. ठीक है ललित. 11.11% by volume. ये आपका जवाब हो जाएगा. 11.11% by वॉल्यूम. तीसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, जिसमें आप सॉल्यूशन का तो टोटल 100 ml लेंगे, पर सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है इसे बोलते हैं अपन मास बाय वॉल्यूम परसेंट. द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml of solution. The amount of solute present in 100 ml of solution. फॉर्मूला लिख लीजिए. क्वेश्चन लिखो. What amount of NaCl will be required? What amount of NaCl will be required? What amount of NaCl will be required to make 400 ml of 2% W by V NaCl solution. 2% W by V NaCl solution. 2% W by V NaCl solution. बताओ. ठीक है अभिषेक.
ठीक है, आंसर आपका आएगा 8 ग्राम। आंसर आपका आएगा 8 ग्राम। तो ये वो सारे टॉपिक थे जो आपने 11th क्लास में कवर किए। चलिए अब आप लोग हेडिंग बनाइए, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि आपका मैक्सिमम कितना सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो सकता है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a particular amount of solvent, dissolved in a particular amount of solvent at a particular temperature, at a particular temperature is called solubility of that solute, is called solubility of that solute। हमारे सिलेबस में दो टाइप की सॉल्युबिलिटीज हैं, एक तो है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, और दूसरी जो है वो है अपने पास में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो हम लोग सबसे पहला करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की डेफिनेशन ये है कि आप मैक्सिमम कितना ग्राम सॉलिड सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व कर सकते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। देखो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी डिसॉल्व्ड, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी डिसॉल्व्ड, that can be dissolved in 100 gram of solvent, in 100 gram of solvent at a particular temperature, at a particular temperature is called solubility of solid in liquid। in liquid। फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solids in liquids। वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से सॉलिड्स की solubility लिक्विड्स के अंदर अफेक्ट हो सकती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solids in liquids। सबसे जो पहला फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट 11th क्लास में भी हमने ये पढ़ा था, जिसे मैंने आपको बताया था, लिखवाया था, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक। एक जैसी चीजें ही आपस में डिसॉल्व हो सकती हैं। मतलब पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, पर एक पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में नहीं घुल सकता, या एक नॉन पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में नहीं डिसॉल्व हो सकता। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में लिख दो लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, लाइक dissolves in like, that means polar solute is soluble, polar solute is soluble only in polar solvent, only in polar solvent, only in polar solvent, and non-polar solute is soluble, and non-polar solute is soluble only in non-polar solvent, only in
नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये मतलब हो जाएगा लाइक डिजोल्व्स इन लाइक का। एग्जांपल के तौर पर जैसे NaCl एक पोलर सॉल्यूट है, तो ये H2O जो कि एक पोलर सॉल्वेंट है उसमें बड़ी आसानी से घुल जाता है। पर अगर CCl4 क्लोराइड की अपन बात करें तो ये एक नॉन पोलर सॉल्यूट है, तो ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाता। दूसरा जो फैक्टर है वो है अपने पास में टेम्परेचर। वो है अपने पास में टेम्परेचर। 11th क्लास में अपने पास चैप्टर था इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर हमने ली चैटलियर्स प्रिंसिपल जो था उसे पढ़ा था, जो आपसे कहता है कि अगर आपका प्रोसेस एंडोथर्मिक है, अगर प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है, तो जितना ज्यादा आप टेम्परेचर देंगे उतना ही ज्यादा आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। और अगर आपका प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर अगर आप ज्यादा देंगे तो प्रोसेस जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आपका डिसोल्यूशन, मतलब आप जो सॉलिड को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो, अगर ये प्रोसेस डिसोल्यूशन वाला प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मतलब जो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो तुम जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतना ही ज्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। पर अगर ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर अगर आपने दे दिया, ज्यादा दे दिया, एनर्जी ज्यादा दे दी, तो अब ये जो आपका सॉल्यूट है उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, if dissolution is endothermic, if dissolution is endothermic, dissolution is endothermic, then solubility is directly proportional to temperature. Then solubility is directly proportional to temperature, is directly proportional to temperature. अगली लाइन से लिख दीजिएगा, if dissolution is exothermic, if dissolution is exothermic, then solubility is inversely proportional to temperature. Then solubility is inversely proportional to temperature. Inversely proportional to temperature. एक नोट लिखो, नोट में लिखिएगा, some solids show abnormal behavior. Some solids show abnormal behavior. For example, Glauber salt, Glauber apostrophe s, Glauber salt, जिसका फॉर्मूला है Na2SO4.10H2O, Na2SO4.10H2O, full stop. Its solubility increases up to 32.4 degrees Celsius, 32.4 degrees Celsius
and then on increasing the temperature, its solubility decreases. Its solubility decreases because at 32.4 degrees Celsius, at 32.4 degrees Celsius, the water of crystallization is removed. The water of crystallization is removed, and it becomes anhydrous, and it becomes anhydrous, तो 32.4 डिग्री सेल्सियस तक तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि अभी इसके अंदर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है वो धीमे धीमे रिमूव होने लगता है, पर 32.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद में सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो रिमूव हो जाते हैं और ये बन जाता है एनहाइड्रस, जिसकी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी पानी में अब टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होने लगती है, कम होने लग जाती है, डिक्रीज करने लग जाती है। तो ये तो था आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। अभी अपन करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। solubility of gases in liquids, solubility of gases in liquids, इसकी डेफिनेशन लिख लो। the volume of gas dissolved in the volume of gas dissolved in a unit volume of solvent, unit volume of solvent at 1 atm pressure, at 1 atm pressure is called solubility of gases and liquids। तो 1 लीटर सॉल्वेंट में कितना लीटर गैस डिसॉल्व हो सकती है 1 atm प्रेशर पर, इसे कहते हैं solubility of gases in liquids। तो इसमें भी अपने को करने हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gases in liquids, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gases in liquids, solubility of gases in liquids। हाँ जी, पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द गैस। क्या आपको 11th क्लास का स्टेट ऑफ मैटर में एक डेफिनेशन आई थी क्रिटिकल टेम्परेचर, याद है? क्रिटिकल टेम्परेचर, स्टेट ऑफ मैटर में एक डेफिनेशन आई थी क्रिटिकल टेम्परेचर। वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पर कोई भी गैस लिक्विफाई हो सकती है उसे हम लोग बोलते हैं उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी गैस लिक्विफाई हो सकती है। तो सॉल्युबिलिटी जो होती है गैसेस की वो क्रिटिकल टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि उसकी सॉल्युबिलिटी मतलब डिसॉल्व होने की प्रॉपर्टी या जो टेंडेंसी है वो बाकी गैसेस से काफी ज्यादा होगी। तो पहले क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन लिख लो। द मैक्सिमम टेम्परेचर at which gas is liquefied
और फिर लिख देना क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। critical temperature is directly proportional to solubility। दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिसमें आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक, आप समझ जाएंगे। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिसमें आपको लिखना है लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक, लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक। अगला फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या नहीं, ये इसी फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। सेम पॉइंट जो आपने पहले लिखा था, इफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक देन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, और ऐसे ही इफ डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक देन टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। फटाफट से लिख लो, लिखने के बाद कमेंट कर देना डन। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो फैक्टर है वो है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग थोड़ा डिटेल में करेंगे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जिसको आप चाहें तो हेनरीज लॉ भी लिख सकते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर को आप चाहें तो हेनरीज लॉ भी लिख सकते हैं। हेनरीज लॉ आपसे ये कहता है कि जितना ज्यादा प्रेशर किसी गैस पर होता है उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो उतनी ही ज्यादा हो जाती है। लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ the solubility of gases is directly proportional to pressure। The solubility of gases is directly proportional to pressure at constant temperature, at constant temperature। तो अगर P प्रेशर है और काई गैस जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सॉल्युबिलिटी है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई गैस। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल लगाते हैं तो राइट साइड में जो वैल्यू होती है इक्वल के, उसे आपको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ उन्होंने जो कांस्टेंट रखा वो था KH, जिसे कहा गया हेनरीज कांस्टेंट। इस हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। टेम्परेचर जैसे जैसे डिफरेंट होता जाता है KH की वैल्यू जो है वो भी वेरी करती जाती है। तो लिख लो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई गैस, फिर P इक्वल टू KH मल्टीप्लाई बाय काई गैस। जहां पर काई गैस तो सॉल्युबिलिटी है गैस की, और KH जो है वो हेनरीज कांस्टेंट है।
कोई मुझे बताएगा यहाँ हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट क्या आएगी? हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट। किसकी डेफिनेशन रिपीट करूं? हाँ जी, अभिषेक सर का कमेंट आया, बार बिल्कुल सही, क्योंकि काय मोल फ्रैक्शन तो यूनिटलेस है, तो जो भी प्रेशर की यूनिट होगी वही हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट होगी, और प्रेशर की ऐसा यूनिट जो है वो होती है बार। हेनरीज लॉ क्या कहता है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो आपके हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट जो है वो प्रेशर की यूनिट के इक्वल आएगी। लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ की लिमिटेशन, कमियां। नॉट बी वेरी हाई, हेनरी लॉ तभी लगाया जा सकता है जब प्रेशर ज्यादा ना हो। प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई। दूसरी लिमिटेशन, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो। तीसरी लिमिटेशन, द सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड का मतलब ये है कि जो आपका सॉल्वेंट का अमाउंट है वो तो काफी ज्यादा होना चाहिए, और सॉल्यूट का अमाउंट काफी कम। हेनरीज लॉ की कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं, पर जो आपकी राजस्थान बोर्ड की बुक में नहीं है तो हम लोग मान सकते हैं कि आपके सिलेबस के अंदर भी नहीं है। उन्हें मैं समझा देता हूं, आपकी इच्छा हो तो आप लोग लिख सकते हैं। तो जैसे कि आपके पास कोल्ड ड्रिंक आती है, उस कोल्ड ड्रिंक में आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस जो होती है वो मिक्स रहती है, डिसॉल्व रहती है। तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग तुम जितना ज्यादा CO2 के ऊपर प्रेशर बनाओगे, CO2 गैस जो है वो उतनी ही ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी आपकी कोल्ड ड्रिंक के अंदर। दूसरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, वो है आपके पास में स्क्यूबा डाइविंग। स्क्यूबा डाइवर्स जब डाइव करते हैं और ओशियन के बॉटम पर पहुंच जाते हैं, एकदम नीचे पहुंच जाते हैं, तो बताओ उन पर प्रेशर वेरी लो बहुत कम होगा कि वेरी हाई बहुत ज्यादा होगा? जब वो बॉटम पर पहुंच जाएंगे, ओशन के बॉटम पर, तो स्क्यूबा डाइवर्स के ऊपर प्रेशर वेरी लो और वेरी हाई? वेरी हाई। तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। वो जो गैस सिलेंडर लेके जाते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये दो गैसेस जो है वो ज्यादा मात्रा में होती है। तो जैसा कि लॉ है आपका, जब वो बॉटम तक पहुंच जाएंगे तो उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैसेस उनके ब्लड में बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो जाएंगे। फिर जब वो वापस से ऊपर आते हैं तो ऑक्सीजन को तो वो कंज्यूम कर चुके होते हैं स्क्यूबा डाइवर्स, नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर पाते।
तो नाइट्रोजन जो अब तक तो लिक्विड स्टेट में आ गई थी, ब्लड में घुल गई थी, जैसे ही वो ऊपर आएंगे ये नाइट्रोजन लिक्विड से फिर से किस में कन्वर्ट होने लगेगी, गैस में। और जब ये गैस में कन्वर्ट होगी तो ये बनाएगी हमारे ब्लड के अंदर बबल्स, और इन बबल्स की वजह से हमारे जॉइंट्स वगैरह जो हैं उनमें बहुत ज्यादा पेन होता है, जिस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बैंड, BEND, बैंड। तो इस वजह से हम लोग जो स्क्यूबा डाइवर्स गैस सिलेंडर लेकर के जाते हैं उसमें हीलियम भी भरने लग गए, जिससे हीलियम की प्रेजेंस की वजह से नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है ब्लड में। तो नाइट्रोजन अगर कम घुलेगा तो बबल्स भी कम बनेंगे। इसके अलावा स्क्यूबा डाइवर को कहा जाता है कि जब वो सरफेस पर आए तो वो ऐसा करे बहुत स्लोली स्लोली, ताकि बबल्स बहुत धीमे धीमे बने। तीसरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है एनोक्सिया। एनोक्सिया क्या है? जो लोग बाग हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, चाहे वो माउंटेनियरिंग करने जाएं, रॉक क्लाइंबिंग करने जाएं, या जंप करने जाएं, स्काई डाइविंग करने जाएं, ऐसी कंडीशंस में वो जितना हाइट पर जाएंगे उनके ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर उतना ही बढ़ता जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कि उतना ही डिक्रीज, उतना ही घट जाएगा। आप जितनी हाइट पर जाओगे आपके ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर उतना ही इंक्रीज हो जाएगा या उतना ही डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। एक बात बताओ, जब तुम लोग अभी बोल रहे थे कि सर वो जितना समुद्र में, जितना नीचे, जितना गहराई में जाएगा उतना प्रेशर बढ़ेगा, तो अभी तो मैं कह रहा हूं कि वो जितना ऊपर जाएगा, हाइट पे जाएगा, तो भी प्रेशर बढ़ेगा। मतलब नीचे जाए, खड्डा खोद के नीचे जाए गहराई में तो भी बढ़ेगा, और ऊपर जाए तो भी बढ़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? जितना हाइट पे जाएगा उसके ऊपर से एटमॉस्फेयर उतना ही कम होता जाएगा, और उस पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी उतना ही कम हो जाएगा। तो हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में कम डिजोल्व होती है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। और इस कंडीशन में जब ब्रेन तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती तो इंसान को इल्यूजन्स वगैरह दिखाई देते हैं, पागलपन के दौरे पड़ जाते हैं। इसी कंडीशन को बोलते हैं एनोक्सिया। इसी को हम लोग कहते हैं एनोक्सिया। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं हेनरीज लॉ की जो आपकी बुक में नहीं दे रखी। अभी हम लोग करने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अगर आप एक लिक्विड सॉल्यूशन को एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर रख दें तो कुछ समय बाद ऐसा होगा कि आपका जो लिक्विड सॉल्यूशन है वो आसपास से एनर्जी को गेन करके इवोपरेट होना शुरू कर देगा, और जैसे जैसे वो इवेपोरेशन होता जाएगा वेपर्स का अमाउंट बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ जाएगी, जिसे आप कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि जितने लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स वेपर के लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल हो जाएगी रेट ऑफ कंडेंसेशन के। इस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और जैसा कि आपको पता है कि गैसेस जो हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, तो इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो वेपर या जो गैस है जो प्रेशर लगाएंगी किसके ऊपर, लिक्विड की सरफेस के ऊपर, उसी को कहते हैं हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। देखिएगा, in a closed vessel, in a closed vessel, comma, the pressure exerted by vapors of liquid
vapors of liquid on the surface of liquid on the surface of liquid at equilibrium is called vapor pressure of that liquid. Vapor pressure of that liquid. हाँ जी, नेक्स्ट क्लास में जब बच्चों आप लोग आएंगे तो आप लोग का एक होमवर्क होगा जो आप सभी को करना है। प्रेशर की जो जितनी भी डिफरेंट अलग अलग यूनिट्स हैं उन सबके बीच में इंटर रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि बार जो है 1 बार वो कितने एटीएम के इक्वल है, या 1 बार कितने पास्कल के इक्वल है, या फिर आपका 1 पास्कल कितने टॉर के इक्वल है, या आपका 1 टॉर जो है वो कितना mm ऑफ Hg मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी mm ऑफ Hg के इक्वल है। तो ये सारे यूनिट कन्वर्जन्स आपको आनी चाहिए, क्योंकि हेनरीज कांस्टेंट के न्यूमेरिकल में आप देखेंगे कि प्रेशर और हेनरीज कांस्टेंट इन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। पर अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए जिसके अंदर प्रेशर की यूनिट तो बार हो और हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट जो है वो पास्कल हो, तो आपको या तो बार को पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर आपको पास्कल को बार के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये इंटर कन्वर्जन्स आपको आने चाहिए, वरना होगा क्या, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व तो करना आएगा पर यूनिट कन्वर्जन की वजह से आपको कैलकुलेशन के मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो ये प्रॉब्लम जो है आपके सामने खड़ी हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम खड़ी ना हो इस वजह से जरूरी है कि आपको इंटर कन्वर्जन जो है यूनिट्स के बीच में वो आते हैं। तो बच्चों, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को नया टॉपिक चालू करना है तो उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए ही रखेंगे। अभी तो इतना टाइम है नहीं कि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो समझा पाऊं या फिर उसे करवा पाऊं। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर।